नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरे फेवरेट कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनकी 4 लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं। जिंदगी का भाव है और इस समय देश का हाल जो है वो उस पे फिट होती है। कविता की पहली लाइन थी, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु और चौथे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि पहले के तीनों के पेट भरे हुए थे। कविता का सार यह है कि जब आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो आप हो सकता है ईश्वर की आसक्ति में हो सकता है कि आप ईश्वर के तल्लीन हो, लेकिन जब आप भूखे होते हैं तो उस समय आपको ईश्वर के ध्यान से पहले रोटी और आलू याद आते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, कोई माने या ना माने। एक जगह मैं बहुत अच्छी लाइन पढ़ रहा था कि अमीर और गरीब के बीच कितना छोटा सा फर्क होता है। सिर्फ 2 घंटे की प्यास और 2 दिन की भूख दोनों को बिल्कुल एक जैसा बना देती है। सबसे बड़ा धर्म रोटी है, कोई माने या ना माने। अगर आप भूखे हैं, अगर आप बेहाल हैं, प्यासे हैं, तो फिर सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने देश की, और अपने देश के जो हालात हैं उसने हमको शर्मनाक हालात में पहुंचा दिया है। हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये सब बताने को तैयार है। मैं ले चलता हूं आपको इतिहास के पन्नों में। तारीख थी 15 अगस्त 1995। कांग्रेस की सरकार थी। लाल किले से बोलते हुए नरसिंह राव ने कहा था, ऐलान किया था, अब से देश के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा ताकि गरीब परिवार के बच्चे बाल मजदूरी में धकेले ना जाएं और स्कूल आकर पढ़ाई करें। क्योंकि जब देश का एक एक बच्चा पढ़ेगा तो भारत में गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। इस योजना को मिड डे मील योजना कहा गया और एक क्रांतिकारी योजना थी, पूरे देश में लागू हुई। स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। बच्चे खुशी खुशी जाने लगते थे, माँ बाप भेजने लगते थे कि हमारे बच्चे को पौष्टिक खाना तो मिलेगा। लेकिन ये बात अलग है कि सरकारें हर बार एक जैसा व्यवहार करती हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, मिर्जापुर में एक पत्रकार ने दिखाया कि मिड डे मील में पौष्टिक खाने की जगह किस तरह नमक के साथ रोटी दी जा रही है बच्चों को। उसने रिपोर्ट करी, एनडीटीवी पर चली। होना यह चाहिए था कि पत्रकार को सम्मानित किया जाना चाहिए था कि उसने एक अच्छी सी रिपोर्ट दी, आंखें खुली, तंत्र को समझने का मौका मिला। लेकिन पत्रकार पे उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई और जो घटना अगर टीवी में चैनल में चल के सुबह चल के शाम को खत्म हो जाती, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। यानी नरसिंह राव ने जो सपना देखा था कि हम हर बच्चे को स्कूल बुलाएंगे, पौष्टिक खाना देंगे, वो दम तोड़ गई। अब हम 27 साल बाद यानी आज के दौर में लौटते हैं, जहां एक और देश को पूरा विश्व गुरु बनाने का शिगुफा छोड़ा जा रहा है। हमको और आपको ख्यालों में, हमको आपको सपनों में बताया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। वहां हालत यह है कि विश्व गुरु तो छोड़िए, लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं और देश में पाकिस्तान से भी ज्यादा भूखमरी हो गई है। अब सवाल उठता है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये स्थिति देश के भीतर बन रही हो तो आखिर हिंदुत्व और विश्व गुरु बनने का सपना कैसा पूरा होगा? भाई, हिंदुत्व के लिए भी तो पेट भरा होना चाहिए और विश्व गुरु बनने के लिए और बनाने के लिए भी पेट भरा होना चाहिए, मगर यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। देश में भुखमरी के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बात को ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहा है। पूरी दुनिया में भारत की रैंकिंग 107 पहुंच गई है और हमारा देश अब रवांडा, पाकिस्तान, नेपाल जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब देशों से भी नीचे पहुंच गया है। मगर कमाल की बात है, इस दौर में सत्ताधारी दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। किस बात का डंका?
इस बात का डंका कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे नंगे लोगों का देश हैं। हमारे यहाँ 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की रेवड़ी पर जिंदा हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हमारे हिंदुस्तान में हैं। हम मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, हमारा एक फार्मूला बन गया हिंदू मुसलमान करने का, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें दुनिया के कई इस्लामिक देश टॉप 30 में हैं। श्रीलंका 64वें नंबर पे है, पाकिस्तान 99वें नंबर पर है। यदि हम भारत के पड़ोसियों की बात करें तो तालिबान से पीड़ित अफगानिस्तान ही हमसे नीचे की रैंकिंग पर है। मगर ये बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकली ट्रोल आर्मी को मिर्ची लगा रही है, क्योंकि वो इस सत्य को पलट ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में इंडिया से कम भुखमरी है, वो हमसे 8 पायदान ऊपर है। दुनिया में भारत के कई उद्योगपतियों का डंका बज रहा है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और परेशान हो रहा है और बेहाल हो रहा है। देश की आबादी का सिर्फ 5 या 10% लोगों पे संसाधन है। मोदी जी को वोट देने वाला गरीब और मुफलसी में जीने वाला आदमी, वो मध्यम वर्ग जिसे अच्छे दिनों की आस थी, वो आज भुखमरी के बीच अच्छे दिनों की लेंस लगा के उम्मीद की तलाश भी अब बंद कर चुका है। हालात ये हैं कि 94 करोड़ बेरोजगारों की भीड़ से 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। 2 दिन पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, एक एग्जाम था, जो ट्रेनों के, जो बसों के नजारे थे वो दिल दहला गए थे। ट्रेनों के बाहर लटक के हमारा देश का भविष्य लटक के आ रहा था। हमने ऐसा सीन देखा नहीं। ईश्वर ने खैर करी, अगर दुर्घटना होती तो दर्जनों बच्चे मर जाते। नौकरी की आस में 37 लाख बच्चों को एग्जाम देने आ गए, कुछ ही बच्चे भरने थे। लोगों ने जब नौकरी की उम्मीद छोड़ दी तो ऐसी हालत में कैलोरी तो नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो सिर्फ भूखमरी। आइए मैं आपको बताता हूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई के आंकड़ों को कैसे और किन किन पैरामीटर्स पर तैयार किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे जीएचआई कहते हैं, वो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उस पर नजर रखने का एक जरिया है। जीएचआई का स्कोर खास करके 4 संकेतक, 4 पैरामीटर जिसको हम बोल सकते हैं, उनके मूल्यों पर मापा जाता है, जिनमें कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर शामिल है। जीएचआई का कुल स्कोर 100 पॉइंट होता है, जिसके आधार पर किसी भी देश की भूख की गंभीरता की स्थिति दिखती है। यानी कि अगर किसी भी देश का स्कोर 0 है तो उसकी अच्छी स्थिति है, और किसी का स्कोर 100 से ऊपर है तो उसकी बेहद खराब हालत है, जैसी भारत की है। भारत का स्कोर 29.1 है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा कुल ऐसे 17 शीर्ष देश हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। वहीं इस्लामिक देशों की स्थिति की बात करें तो यही 18वें नंबर पे, उज्बेकिस्तान 21वें नंबर पे, कजाकिस्तान 24वें नंबर पर, ट्यूनीशिया 26वें नंबर पर, ईरान 29वें नंबर पर, सऊदी अरब 30वें स्थान पर है। यानी सबके सब ये इस्लामिक देश भारत से बहुत आगे हैं, यानी वहां बहुत कम भुखमरी है। इस आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 82 करोड़ कुपोषित बच्चों में से 22.6 करोड़ भारत में है। वैसे भारत सरकार तो अपने आंकड़े आने ही नहीं देती सामने, और जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उन पर देश की विश्वसनीयता की बात तो छोड़ दीजिए। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं कि दुनिया अब मोदी सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करती। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि इस मुद्दे पर सवाल उठेंगे। सवाल इस पर भी उठेंगे कि आखिर किस मामले में मोदी जी ने दुनिया के सामने भारत का डंका पीटा है, और साथ ही आने वाले चुनावों में भी इसका हिसाब पूछा जाएगा, और लोकतंत्र में पूछा भी जाना चाहिए। आज के दिन राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार हो या केसीआर या अखिलेश यादव, सबके सब सरकार पर हमलावर है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा सूचक यही होता है कि वहां भुखमरी और कुपोषण का स्तर क्या है। क्वालिटी शिक्षा और क्वालिटी हेल्थ सर्विस की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक है या नहीं, यदि इन सब पैरामीटर पर देखें तो वर्तमान सरकार पूरी तरह फेल नजर आती है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आंकड़े कहते हैं। हालत देखिए, विडंबना देखिए, रुपया लगातार गिर रहा है। डॉलर के इस मुकाबले में रुपए की हालत खराब हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार में कहती थी रुपया नहीं करता, गिरता, देश की साख गिरती है, देश के नेताओं का चरित्र गिरता है, वो आज जवाब नहीं दे पा रहे।
देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने हाल कर दिया ये 60 रुपये देश जानना चाहता ऐसा क्या कारण है आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले इतना ही चला गया और क्यों चला? देश के वित्त मंत्री का बयान आता है तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ जाती है और कह रही है रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। सुनिए वित्त मंत्री क्या कह रही है। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. माफ कीजिएगा, मैं इन शब्दों को कहना नहीं चाह रहा था, मगर वित्त मंत्री जी आपका यह बयान मानसिक दिवालियापन का सूचक है। आप कह रही हैं रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो डॉलर और मजबूत होगा तो फिर क्या रुपया और नहीं गिरेगा? हम किस मुगालते में रह रहे हैं? आप हमको कौन सा पाठ पिला रहे हैं? क्या आपने हमें मान लिया है हम सब सिर्फ भक्त हो गए हैं? हमारा मानसिक स्तर शून्य हो गया, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। आपने बहुत सफाई के साथ हमको हिंदू मुसलमान में अटका दिया है। हमारी गोदी मीडिया दिन भर अड़ाकती रहती है, 500 साल पहले ये मंदिर था, ये टूट गया था, ये मस्जिद बन गई थी, अब हम फिर मंदिर बना रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड बन रहा है, हम दिए जला रहे हैं, दिए जलाने में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नंबर आ रहा है, और बच्चे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। कौन सा मुल्क बनाना चाहते हैं आप? ये कौन सा देश बनाना चाहते हैं? और ऐसा देश बनाना चाहते हैं तो ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि धर्म आपको रोटी नहीं देता। आपका बच्चा कुपोषित होगा, उसके हाथ पैर टेढ़े होंगे, उसके शरीर का आकार बिगड़ेगा, वो किसी भी ईश्वर से ज़्यादा जरूरी है। आपका परिवार सुरक्षित रहे, वो सब रहे, वो स्वस्थ रहिए, ज़्यादा जरूरी है। तो सरकार से दरख्वास्त करिए कम से कम देश का ये हाल ना करें। हमारा देश मजबूत हो, हकीकत में मजबूत हो, केवल गोदी मीडिया के टीवी चैनल पे हम विश्वगुरु ना बने, बल्कि वास्तव में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को भी ना पिछड़ें, मजबूत स्थिति में आए। मैं दुआ करूंगा कि ये हालात हों, और आप भी दुआ करिएगा कि देश के हालात मजबूत हों। आपको लगता है ये चैनल सच बोलता है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4 PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।